Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher Ms. Rabia here, and today I'm going to solve the exercise of Unit 6, Valuing Others. Let's start part A, page 58. Learning these sounds. Sound of THE, the and the. Read the following text pronouncing the or the, THEE, the or THUH, the. दी। अब हम देखते हैं कि दी को हम कहाँ कहाँ प्रोनाउंस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो THE आर्टिकल है ना, इसको आप दी भी प्रोनाउंस करते हैं, द भी प्रोनाउंस करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमने दी को कहाँ प्रोनाउंस करना है और द हमने कहाँ पे प्रोनाउंस करना है। When दी comes before a vowel sound, it is pronounced as दी। ओके, जब THE दी आर्टिकल किसी वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आएगा तो इसको हम दी प्रोनाउंस करेंगे। बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जब ये किसी ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है से पहले आएगा तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। इट इज प्रोनाउंस्ड एज द। ओके, दी ऑरेंज। ऑरेंज में देखिए और साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो हम इसको दी ऑरेंज प्रोनाउंस करेंगे। दी एप्पल्स, एप्पल भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस आर्टिकल को दी प्रोनाउंस करेंगे। दी अम्ब्रेलाज, क्योंकि अम्ब्रेला यू से साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। दी ऑनर। अब द कहाँ पे प्रोनाउंस करना है? जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो और उससे पहले ये आ रहा हो तो हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। लाइक द बॉटल्स, बा इज अ कॉन्सोनेंट साउंड तो हम द प्रोनाउंस करेंगे। द मैच, मैच भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम द यूज करेंगे। द फाइल, द हाउस। ओके, नाउ लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब हमने इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। फराज, मे आई बोरो योर हेलमेट? I need it for tomorrow's match. फराज, क्या मैं आपका हेलमेट उधार ले सकता हूँ? मुझे इसकी कल के मैच में ज़रूरत है। साद, of course, but please try to return it soon. साद, यकीनन, मगर बराए मेहरबानी से जल्दी वापस करने की कोशिश करना। फराज, sure, thank you. फराज, यकीनन, आपका शुक्रिया। अस्मा, could you please help me complete my new painting? आसमा, क्या आप मुझे मेरी नई पेंटिंग मुकम्मल करने में मदद करेंगी? समरा, यस श्योर, हाँ क्यों नहीं, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। आसमा, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस, कि मुझे एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। समरा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। Now read the dialogues on previous page and ask your friend to let you use her storybook. Also practice seeking permission to use different things, a spear, pencil, a sharpener, etc. that belong to your friend. जी, पिछले सफ़े पर मौजूद मुकालमा पढ़ें और अपने दोस्त से उसकी कहानी की किताब इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगें। मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगने की मशक करें, जैसे कि फालतू पेंसिल, शार्पनर वगैरह जो आपके दोस्त की मलकियत हैं। जी, जो हमने डायलॉग किया था उसमें हमने परमिशन ही मांगने की प्रैक्टिस की थी कि कैसे हेलमेट मांगना है, कोई भी चीज़ हो कैसे मांगनी है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। नाउ पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाई वाज साद सिटिंग सैड? साद उदास क्यों बैठा था? आंसर इज साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ फराज। साद गमगीन इसलिए बैठा था क्योंकि उसने फराज का मजाक उड़ाया था। Why did Faraz leave the school? Explain in few sentences. फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा? चंद फिक्रों में वजाहत करें। Saad became rude with Faraz. He made fun of him, even he performed well, so he left school.
के साथ जो है वो बहुत ही गुस्ताखाना रवैये से पेश आता था फराज के साथ। इवन कि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उसके बावजूद भी वो उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड फराज ट्रीट साथ? फराज ने साथ के साथ कैसा सलूक किया? आंसर इज फराज फॉरगेव हिम एंड हग्ड हिम, कि उसके माफ कर दिया और उसको फिर गले लगा लिया। Now read the given sentences and notice the inflectional endings. के sentences को पढ़ें और inflectional endings का जायजा लें। एंड देखते हैं कि ये inflectional endings क्या होती हैं। An inflectional ending is a letter or a group of letters added to the end of a word to change the form of the word. जी, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स क्या होती हैं? कुछ लेटर्स या लेटर्स का ग्रुप होता है जो किसी वर्ड के एंड पर ऐड करने से वर्ड की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, सम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स आर एस, ई एस, आई एन जी एंड ई डी। ठीक है, कौन सी है? एग्जाम्पल्स क्या है? एस, ई एस, आई एन जी और ई डी, ये सारी क्या है? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये किसी वर्ड के एंड पे आते हैं तो फॉर्म जो है वो चेंज कर देते हैं, उस वर्ड की फॉर्म चेंज कर देते हैं। यस, फराज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। गोज कौन सी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है? ई एस, गोज, जो कि ये शो करती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। अब कंप्लेन्स में देखें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग एस यूज हुई है और इसका मतलब जहां पे भी एस और एस लगे वर्ब के साथ, वर्ब के एंड पे जब एस और एस यूज हो तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ फ्राज लिसन टू हिज टीचर केयरफुली। लिसनड, ई डी। अब कौन सी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग यूज हो रही है? ई डी। ये किसको शो करती है? पास्ट पार्टिसिपल है ये। ठीक है, अली इज गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। गोइंग, इंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का कोई भी टेंस शो करती है इंग फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अब कौन सी इन्फ्लेक्शन यूज हुई है? इंग। फराज एंड साज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। अब यहाँ पे भी ई डी, इट इसको बोलते हैं तो यूज हो रही है। अब देखा आपने, गोज में ई एस, कंप्लेन्स में एस, लिसन में ई डी, गोइंग में आई एन जी और स्टार्टेड में ई डी, ये सारी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स यूज हुई और इनके यूज से हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है और वर्ब की जो है ये सारी वर्ब के साथ यूज हुई वर्ब के एंड पे और वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हुई। नाउ राइट टू वर्ड्स विद एस, ई एस, ई डी एंड आई एन जी each as inflectional endings in your notebook, then use these words in sentences of your own. जी, हर इन्फ्लेक्शनल एंडिंग के साथ दो दो लफ्ज़ बनाएं और फिर उनके जुमले बनाएं। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कौन सी हैं? एस है, ई एस है, ई डी और आई एन जी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। एस, पहले हम एस से दो सेंटेंसेस बना लेते हैं। ही रीड्स अ बुक, सारा टेक्स टी। ये ऐसे दो हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं, सेंटेंसेस भी बन गए। नाउ ई एस से स्टूडेंट्स, ई एस का यूज कहाँ पे होता है? अगर किसी वर्ब के एंड पे एक्स, ओ, एस एच, सी एच आ रहा हो तो हम उसके बाद ई एस यूज करेंगे। ठीक है, अली कैचेज अ बॉल, सना वॉशेज हर हैंड्स। ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? ई एस इन्फ्लेक्शनल एंडिंग की। Now, ED. The teacher looked at me. We watched a movie. Last is ing form, ing. I am talking. I am taking exercise. You are writing a story. ठीक हो गया। Now read the given compound words. Page 60.
सॉरी पेज 59। अब कंपाउंड वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। क्या है? बटर फ्लाई। बटर एक अलग से वर्ड है, फ्लाई अलग से वर्ड है, बट when we will join them it will make a compound word. Okay, butterfly. The words combine to make a compound word. Each word has its own meaning, but when we join them they give a single new meaning. क्या है कंपाउंड वर्ड? क्या है? जब दो वर्ड्स इकट्ठे होते हैं उन दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो एक न्यू वर्ड बनता है और उस न्यू वर्ड का न्यू मीनिंग भी होता है। जैसे बटर का मक्खन, फ्लाई का मक्खी। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं अलग अलग से, जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कंपाउंड वर्ड बटरफ्लाई बन जाएगा और बटरफ्लाई का अलग से मीनिंग है तितली। इस तरह रेन है और बो है, दोनों की डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। ये जब इनको हम ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये रेनबो बन जाएगा और रेनबो का अलग से मीनिंग है। ओके, नाउ मूव ऑन पेज 60। Look at the pictures below. Circle the things that are written as compound words. Write down their name and break them down into words they are made of. Okay, one has been done for you. अब इस तस्वीर में ना, इस तस्वीर को गौर से देखें और उन चीज़ों के, उन तस्वीरों के गिर्द दायरा लगाएं जो कंपाउंड वर्ड को शो कर रही हैं। ठीक है ना, और उनके नाम भी लिखें, और जब नाम लिखेंगे तो उनको अलग, इनसे जो दो अलग अलग वर्ड्स लिए गए होते हैं जिनको कंबाइन किया गया होगा वो वर्ड्स भी लिखने हैं। ठीक है ना, जो लफ्ज़ उससे बन रहे हैं। एक जो है एग्जाम्पल की गई हुई है, देखिए सनफ्लावर। सनफ्लावर में सन एक अलग से वर्ड है, फ्लावर अलग से है, लेकिन when we will join them it will make a compound word sunflower with the new meaning. ओके, और इसके वर्ड्स क्या है? सनफ्लावर। नेक्स्ट इज फुटबॉल। देखिए आपको फुटबॉल पिक्चर में नजर आ रही है। फुटबॉल में देखिए फुट एक अलग से वर्ड है और बॉल अलग से वर्ड है। नेक्स्ट इज कारपेट, कारपेट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी, देखिए स्ट्रॉबेरीज भी है, स्ट्रॉबेरी इसके वर्ड से। नेक्स्ट इज आइसक्रीम, आइस अलग से वर्ड है, क्रीम अलग से वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। Rihan is the best friend of Saad. Saad was feeling guilty at his rude behavior. Faraz limps while walking. Faraz was selected as a wicket keeper of cricket team. Saad said sorry to Faraz for his bad behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी सिंबल्स। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और सिंबल के साथ हमने मैच करना है। फर्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर दी हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनने वालों के लिए, सहूलत के लिए क्या है? ये जो सिंबल है हमारा, जहाँ पे साथ टी भी लिखा हुआ है। ओके, नाउ रैम्प्ड एक्सेस यानी ढलवान की रसाई, तो इसमें ये देखें राइट साइड पे जो लास्ट वाली पिक्चर है इसके साथ आप मैच करेंगे। नाउ मैच दी सिंबल्स। फर्स्ट इज, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनके साथ मैच करना है। फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनने वालों के लिए सहूलत कौन सी है? लेफ्ट साइड पे लास्ट में जहाँ पे टी भी लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ रैम्प्ड एक्सेस, ढलवान की रसाई के लिए ये देखें राइट साइड पे लास्ट वाली पिक्चर के साथ आप मैच करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल टॉयलेट, इसको आप राइट साइड पे टॉप वाली पिक्चर के साथ मैच करेंगे। और लास्ट वन इज फैसिलिटीज फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, तो इसको आप जहाँ पे ये आंख बनी हुई है इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रीडिंग, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट and make a list of 5 qualities he she has. जी, किसी मुख्तलिफ काबिलियत के हामिल शख्स के बारे में इंटरनेट से मालूमात पढ़ें और इसकी 5 खूबियों की फहरिस्त बनाएं जो इसमें है। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क, आपने इसको करना है। लेट्स मूव ऑन द पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस। वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ग्लूमी गमगीन, उदास, इट्स मीनिंग इज सैड।
गिल्टी मुजरिम, फीलिंग अशेम्ड, शर्म महसूस करना। रूड गुस्ताख, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत में कमी करना। डिप्रेस्ड परेशान, अनहैप्पी के नाखुश। अपोलोजाइज माजरत करना, टू से सॉरी अफसोस का इजहार करना। नाउ कंपाउंड वर्ड्स, थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स। ओके, देन ब्रेक देम डाउन इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। सोचें और 4 मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। कंपाउंड वर्ड्स को उर्दू में मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। मुरक्कब अल्फाज लिखिए और फिर इन्हें इनफरादी अल्फाज में तोड़ें जिनसे वो बने हुए हों। ठीक है। ब्लैक बोर्ड, इनके वर्ड्स हैं ब्लैक और बोर्ड। फिर है सी सॉ, सी एंड सा। नोटबुक, ये किस वर्ड से बना है कंपाउंड वर्ड? नोट और बुक से। बुक शेल्फ, बुक और शेल्फ से बना है। नाउ लर्निंग टू स्पेल, फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स। डिप्रेस, यहाँ पे आप एस लगाएंगे। लिम्ट, इधर आप एम लगाकर वर्ड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज गिल्टी, टी को लिखेंगे तो वर्ड कंप्लीट होगा। हग, यू लिखेंगे तो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। बेंच, ई लिखेंगे तो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ग्रामर पोर्शन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, इसम मारफा और इसम नकरा। कॉमन यानी कि इसम नकरा एंड प्रॉपर यानी कि इसम मारफा। Common nouns are the names of people, places, animal or things in general. क्या है? In general, common nouns क्या है? जगहों के, चीज़ों के, लोगों के, जानवरों, परिंदों के नाम जर्नल यानी कि एज अ कॉमन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक, कैट, वुमेन। देखिए बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं, बहुत सारी औरतें हैं, तो ये कॉमन है, ये जर्नल है। ठीक है। और प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। और प्रॉपर नाउन्स क्या है? खास जगह, चीज, शख्स, जानवर या परिंदे के नाम को कहते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, हमेशा हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम, ठीक है, लाहौर। ये क्या है? प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली, के आखिरी हफ्ता हमने नथिया गली में गुजारा। वी विजिटेड द मुश्कपुरी, सॉरी मुकेशपुरी, ओके, मुकेशपुरी टॉप एंड द नेशनल पार्क। हम मुकेशपुरी और नेशनल पार्क गए। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू हिल स्टेशन, ये पहाड़ी मुकाम पर मेरा पहला दौरा था। एंड आई इंजॉयड इट अलॉट, और मैंने इससे बहुत लुत्फ उठाया। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों के दौरान, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग। इन छुट्टियों के दौरान मैंने बहुत लुत्फ उठाया। इन छुट्टियों में मैंने बहुत से काम किए, जैसा कि हाइकिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, कैंप लगाना। आई ऑल्सो लर्नड हॉर्स राइडिंग, मैंने घुड़सवारी भी सीखी। आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूँ। बट आई लाइक हॉर्स राइडिंग, लेकिन मुझे घुड़सवारी ज़्यादा पसंद है। अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो ग्रीन कलर में हैं और कुछ जो हैं वो पिंक से कलर में है, डार्क पिंक है। जो ग्रीन कलर में वर्ड्स हैं और जो पिंक में वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे नाउन्स हैं, नेम्स हैं। ठीक है, नाम ही है। ये देखिए नथिया गली, मुकेशपुरी टॉप, नेशनल पार्क, हिल स्टेशन, हॉर्स, क्रिकेट, ये सारे नाउन्स हैं। इनमें नथिया गली देखिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्रीन कलर में है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज मुकेशपुरी टॉप, ये भी ग्रीन कलर में है और कैपिटल लेटर से, इवन के वर्ड के लास्ट में मिडिल में है और फिर भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की निशानी मैंने आपको बताई थी कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी देखें कैपिटल लेटर से है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी कि इसमें खास है। हिल स्टेशन, हॉर्स, क्रिकेट जहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज हुए हैं।
Now move on page 62. Read the following text carefully. Find 3 common and proper nouns each and write them in the correct columns. हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है जिसको हमने पढ़ना है और उसके नीचे 2 कॉलम्स हैं, एक कॉमन नाउन का, एक प्रॉपर नाउन का। इस पैराग्राफ में से हमने कुछ 3 कॉमन नाउन सर्च करने हैं, 3 प्रॉपर नाउन, और उनको उनके रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। Helen Keller was both blind and deaf, but she became a role model for millions of people all around the world. हेलन किलर के बारे में बात हो रही है। हेलन किलर कौन है? नाबीना और बहरी, नाबीना भी है बहरी भी है, यानी कि दोनों है, लेकिन वो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। एनी सुलिवन, her teacher, who was also partially blind, helped Helen to achieve her goals in life. एनी सुलिवन क्या है? उसकी टीचर है। हेलन केलर की टीचर एनी सिल्वान भी जुज़वी तौर पर नाबीना थी। उसने हेलन की ज़िंदगी में उसको अपने मकासद को हासिल करने के लिए मदद की। She taught Helen to communicate with the world around her. उसने हेलन को सिखाया दुनिया के साथ बातचीत करना, यानी उसने हेलन को इर्द गिर्द की दुनिया के साथ राब्ता इस्तवार करना सिखाया। She went on to acquire education and became an important representative for the blind and the deaf. वो तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ी और नाबीना और बहरे लोगों के लिए एक अहम नुमाइंदा बन गई। Annie taught Helen to read and write in Braille and through hand signals of the deaf mute, which she could understand by touch. एनी ने हेलन को ब्रेल और डेफ म्यूट के हाथों के इशारों के जरिए पढ़ना लिखना सिखाया, जिसे वो छू कर समझ सकती थी। She was the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Arts degree. वो पहली नाबीना और बहरी थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। She was an intelligent and successful woman. वो एक ज़हीन और कामयाब खातून थी। She is known for her strong support for people with disabilities. वो माजूर लोगों के लिए मजबूत हमायत के तौर पर जानी जाती थी। She was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1953. उसे 1953 में नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद किया गया। Helen wrote 12 books and several articles. हेलन ने 12 किताबें लिखी और कई आर्टिकल लिखे। She traveled to over 25 countries, giving lectures and motivational speeches about the challenges faced by deaf people. उसने 25 ममालिक का सफ़र किया, बहरे लोगों को जो मसाइल दरपेश थे उनके मुतालिक लेक्चर्स दिए और मोटिवेशनल तकारीर की। अब हम इनमें ढूंढेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन जो एज ए जनरल यूज़ होते हैं। कॉमन में है वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया। फिर कॉमन में है वुमेन, फिर है कॉमन में बुक्स। ठीक है, ये क्या है? कॉमन नाउन्स हैं। अब है प्रॉपर हेलन केलर, एनी, ब्रेल, ये है प्रॉपर नाउन्स। ओके, नाउ डू, बी एंड हैव एज मीन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। इससे रिलेटेड हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। बी, डू, हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। कि जब भी किसी सेंटेंस में बी, डू और हैव यूज हो और उस सेंटेंस में एक और वर्ब भी यूज हो तो ये क्या होंगे? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक हो गया।
बी, डू एंड हैव आर मीन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। और जब ये जुमले में अकेले आएंगे तो ये एज अ मीन वर्ब यूज होंगे। दोबारा से मैं समझाती हूँ। बी, डू और हैव का यूज, ठीक है। सेंटेंसेस में आपने अक्सर इनका यूज देखा होगा। तो इनके कहने का मकसद क्या है कि जब बी, डू और हैव किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हो और उसी सेंटेंस में एक और वर्ब भी हो, ठीक है, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब होंगे यूज। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे वहां पे। एग्जांपल्स के साथ आगे मैं मजीद इसको समझाऊंगी। और अगर ये अकेले किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हो तो फिर ये मेन वर्ब कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी ये दो फंक्शंस हैं, बी, डू एंड हैव एज अ मीन वर्ब। अब हम एज अ मीन वर्ब बी, डू और हैव को देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एम जो है मीन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, ठीक हो गया। वी हैड अ हाउस, यहाँ पे भी हैड जो है वो मीन वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि और कोई यहाँ पे वर्ब नहीं है। यू आर लेट, आर भी यहाँ पे एज अ मीन वर्ब यूज हो रहा है। ही हैज टू सिबलिंग्स, मेन वर्ब यूज हो रहा है। दे हैव अ बाइसिकल, ही डिड अ ग्रेट जॉब। इन सारी एग्जांपल्स में जो बी, डू और हैव है, ये देखिए जो एम है ना ये भी बी की ही किस्म है, आर भी बी की किस्म है, ठीक है। और हैड जो है वो हैज की किस्म है, हैव की किस्म है, ये एक ही है। तो ये सारे क्या है, इन सेंटेंसेस में ये एज अ मीन वर्ब्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यही अब एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होंगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई एम, यहाँ पे एम जो है अब एज अ एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए रीडिंग एक और वर्ब आ गया। रीडिंग क्या है? वर्ब है। जब एक वर्ब और आ जाएगा तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कंसीडर होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैड बॉट अ हाउस, वी हैड बॉट अ हाउस में देखिए हैड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्योंकि हैड के बाद बॉट भी आ गया, एक और वर्ब आ गया, इसलिए ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कंसीडर होगा। यू आर गोइंग टू स्कूल, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंसीडर हो रहा है क्योंकि गोइंग इसके बाद एक और वर्ब आ गया। फिर ही हैज रिटन अ स्टोरी, हैज यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि रिटन एक और वर्ब है इसके बाद। दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, डिड शी पास हर एग्जाम। इन सारी एग्जाम्पल्स में एम, हैज, हैड, आर, हैव जो है, डिड, ये सारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं क्योंकि इनके बाद एक और वर्ब आ रहा है। समझ आ गई? अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज 63। Make two sentences using be, do and have each as main and helping verbs and write them in your notebook। तो ये बच्चों आपने खुद कोशिश करनी है, अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको मज़ीद गाइड कर दूंगी या फिर इस पे नेक्स्ट से एक और वीडियो बना के आपको हेल्प आउट करूंगी। Next question is punctuation. Punctuate the following sentences using full stops, question mark and exclamation mark. Remember to capitalize word where required। अब हमने पंक्चुएशन यूज करनी है। पंक्चुएशन में क्या क्या है? फुल स्टॉप है, आपको पता है फुल स्टॉप किसे कहते हैं। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप एक डॉट सा लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, ठीक है। जब कोई सेंटेंस जो है उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पे फीलिंग्स जाहिर की जा रही हो, एक्सप्रेशंस हो, या फिर किसी को बुलाते हैं हम या ग्रीटिंग्स, इनके एंड पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक लाइन होती है, नीचे एक डॉट होता है, यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैपिटल लेटर सेंटेंस जब शुरू होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जब प्रॉपर नाउन बीच में आ जाए सेंटेंस में तो वो भी कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हुर्रा, वी वन द मैच। हुर्रा का एच कैपिटल होगा, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और मैच के बाद अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये एग्जांपल आपने पीछे इस चैप्टर में भी की थी। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होगा, फराज का एफ कैपिटल होगा, साद का एस कैपिटल होगा और गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज साद फील्स एम्बेरेस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। साद का एस कैपिटल होगा और बिहेवियर यानी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग।
डिड का डी कैपिटल होगा और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन पार्ट डी, राइटिंग पार्ट। इसमें हम करेंगे नरेटिव पैराग्राफ। A narrative paragraph retells an event. It has a beginning, a middle and ending. नरेटिव पैराग्राफ किसे कहते हैं? जिसमें किसी इवेंट, किसी मौके के बारे में बताया गया हो। ठीक है, इसमें एक स्टार्ट होता है, फिर इसका मिडल होता है और इसका एक एंड होता है। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप। अब हमारे पास माइंड मैप है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारी हेल्प के लिए है, फिर इसके बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे। अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, गैर मुतवक्को और हैरान कुन ट्रिप जो है उसमें देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट, मिडल और एंडिंग होगी। अब इसकी मेन हेडिंग्स में देखें, हु आर दी कैरेक्टर्स हम लिखेंगे इसमें। व्हेन एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस, कहाँ कब ये वाकया जो है, इवेंट जो है वो गैर मुतवक्का इवेंट या ट्रिप जो है आपका हुआ। फिर प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, ये आपने इसमें इसका ख्याल रखना है। फिर एनी मैसेज एंड पे, यानी कि कोई कंक्लूजन वगैरह है वो आपने लिखना है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसमें, क्या क्या आपने इंजॉय किया, क्या क्या हुआ, ये सारा आपने इसमें लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, गैर मुतवक्को ट्रिप। इट वॉज अ संडे ऑफ जुलाई, वी वर enjoying the day at home when our class monitor informed us about one-day trip to Murray. We were given only 2 hours for preparation. My friends Ali, Ahmed and Mani helped me. We got ready in a hurry. Soon the trip was ready to go. Our bus started and we cried with joy. On the way, we came to know that we had forgotten to bring eatable at school. We had a little money for the trip, so we had to go with it. We could not enjoy chairlift and delicious meal. This was a good chance to enjoy, but we enjoyed a bit. I advise you to plan a trip well before time. अब एक गैर मुतवक्को सैर थी। जुलाई इतवार का दिन था। हम घर पर दिन में लुत्फानंदोज हो रहे थे जब हमारी क्लास के मॉनिटर ने हमें मरी के एक दिन की सैर की इत्तला दी। हमें तैयारी के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। मेरे दोस्त अली, अहमद और मानी ने मेरी मदद की। हम जल्दी तैयार हो गए। जल्द ही सैर को जाने के लिए बस जो है वो तैयार हो गई। हमारी बस ने चलना शुरू किया और हमने खुशी से शोर मचाया। रास्ते में हमें पता चला कि हम स्कूल में खाने पीने की चीज़ें भूल गए हैं। हमारे पास सैर के लिए रकम थोड़ी थी, फिर भी हमें इसके साथ चलना पड़ा। हम चेयर लिफ्ट और मज़ीद खानों से लुत्फ ना उठा सके। ये लुत्फानंदोज होने का अच्छा मौका था, मगर हमने थोड़ा सा लुत्फ उठाया क्योंकि ये अचानक का ट्रिप था। और आपको मैं नसीहत करता हूँ कि वक्त से पहले सैर का मंसूबा बनाया जाए, टाइमली, यानी कि ये डिसाइड किया जाए। Now write a narrative paragraph or your own on any event of your life which you have never forgotten. अपनी ज़िंदगी का वाक़या पे पैराग्राफ लिखें जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, इस पे मेरी अलग सी वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब